नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं लेकर आया हूं कक्षा 10th क्लास इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है और खासकर बोर्ड की परीक्षा के लिए 10वीं क्लास के लिए काफी महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न है, जिसको 150 शब्दों में लिखना है। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है, प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करना है। तो देखिए, जर्मनी का एकीकरण यानी कि जर्मनी के जो छोटे छोटे क्षेत्र जब अलग अलग कई भागों में जब बढ़ चुके थे, उनको एकीकरण करना यानी कि मिलाना। तो जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करना है। तो देखिए, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क एक कूटनीतिक शासक था, यानी कि जर्मनी के एकीकरण जब हो रहा था तो एकीकरण में बिस्मार्क जो था यह एक मतलब घोर प्रतिक्रियावादी के साथ साथ एक यानी कि कूटनीतिक शासक था, जिसके कारण उदारवादी और कट्टरवादी दोनों बिस्मार्क को अपना समर्थक समझते थे। यानी कि अगर वह कूटनीतिक शासक नहीं होता तो उदारवादी तथा कट्टरवादी दोनों जो शासन कर रहे थे वे बिस्मार्क को अपना समर्थक नहीं समझते, लेकिन यह कट्टरवादी यानी कि कौन बिस्मार्क जो था ना, यह कूटनीतिक शासक होने के कारण ही उदारवादी और कट्टरवादी दोनों यानी कि वहां के जो स्थानीय जो शासक थे वे लोग यानी कि दो गुट जो था, कट्टरवादी का और एक आपका उदारवादी का, यानी कि उदारवादी जो यानी कि शांति से समझौता करना चाहते थे वे, और कट्टरवादी जो कि एकदम मतलब कि उतावला मारकाट करने के लिए तैयार रहते थे वे। तो दोनों बिस्मार्क को अपना समर्थक समझते थे, यानी कि समर्थक मतलब कि सोचते थे कि ये दोनों ने कि बिस्मार्क हम लोग का साथ देने जा रहा है। तो समर्थक को समझते थे। उसने रक्त और लौह की नीति का अवलंबन करते हुए, किसने? बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन करते हुए जर्मनी के एकीकरण के लिए सैन्य शक्ति यानी कि जर्मनी के एकीकरण के लिए यानी कि जर्मनी को एक साथ जो 300 छोटे छोटे राज्यों में जो विखंडित हो चुके थे, तो उनको एक साथ कंट्रोल करने यानी कि एक साथ मिलाने के लिए यह क्या कर दिया, यानी कि अपने सैन्य शक्ति को बढ़ाना चाहता था। कौन? यानी कि बिस्मार्क। और सन 1864 में सेल्सविग और होल्स्टीन राज्य में मुद्दा बनाकर डेनमार्क पर आक्रमण कर दिया। किसने? यानी कि बिस्मार्क ने। सन 1864 में सेल्सविग और होल्स्टीन यह दो एक ऐसे राज्य यानी कि प्रांत थे जहां पे एक मुद्दा बनाकर डेनमार्क पर आक्रमण कर दिया बिस्मार्क ने, क्योंकि दोनों राज्य बिस्मार्क के अधीन थे। क्योंकि यह सेल्सविग और होल्स्टीन यह दो एक ऐसे राज्य थे जो कि बिस्मार्क के अधीन थे, यानी कि बिस्मार्क के अनुसार से चलते थे, जिसकी वजह से सन 1864 में यह दोनों राज्यों को एक मुद्दा बनाकर डेनमार्क पर आक्रमण कर दिया और जीत के बाद यानी कि जब यह जीत लिया यानी कि आक्रमण करने के बाद डेनमार्क को जब जीत लिया तो उसके बाद सेल्सविग प्रसा को दे दिया और होल्स्टीन प्रसा को मिला लिया। यानी कि होल्स्टीन ने यानी कि सेल्सविग ने किसको यानी कि सेल्सविग प्रसा के अधीन कर दिया और होल्स्टीन को होल्स्टीन जो था ना, यह ऑस्ट्रिया को मिला लिया। यानी कि होल्स्टीन यह ऑस्ट्रिया को मिला लिया, यह ऑस्ट्रिया को मिला लिया। यानी कि होल्स्टीन जो क्षेत्र था ना, यानी कि सेल्सविग प्रसा को और होल्स्टीन ऑस्ट्रिया को अपने अधीन कर लिया, यानी कि मिला लिया। तो ऑस्ट्रिया ने 1866 ईस्वी में प्रसा के खिलाफ सैडोवा में युद्ध की घोषणा कर दी। यानी कि यहाँ पे जब यह क्षेत्र जो था यानी कि जीत के बाद में, बिस्मार्क के जीत के बाद में, यानी कि सेल्सविग और होल्स्टीन जो मतलब बिस्मार्क के अधीन जो राज्य थे वे डेनमार्क पर आक्रमण करने के बाद जब दोनों ने जीत लिया तो जीतने के बाद सेल्सविग ने प्रसा को मिला लिया और होल्स्टीन ने ऑस्ट्रिया को मिला लिया, जिसके कारण सन 1866 ईस्वी में प्रसा के खिलाफ सैडोवा में युद्ध की घोषणा किसने कर दी? ऑस्ट्रिया ने कर दी। समझ में आ रहा है ना? तो इस तरह से यानी कि ऑस्ट्रिया ने 1866 ईस्वी में प्रसा के खिलाफ सैडोवा में युद्ध की घोषणा कर दी
और संधि के अनुसार, संधि मतलब कि जो समझौता हुआ था उसके अनुसार प्रसा के पक्ष में इटली ने ऑस्ट्रिया पर आक्रमण कर दिया। यानी कि जो संधि हुआ था, जो समझौता हुआ था, उसके खिलाफ प्रसा के पक्ष में इटली ने ऑस्ट्रिया पर आक्रमण किया, जिसके कारण ऑस्ट्रिया दोनों तरफ से गिर गया। यानी कि ऑस्ट्रिया दोनों तरफ से गिर गया, मतलब एक प्रसा के खिलाफ भी गिर गया। यानी कि इटली ने जो ऑस्ट्रिया पर आक्रमण किया, जिसकी वजह से प्रसा और इटली दोनों ने मिल करके यह क्या कर दिया, यानी कि ऑस्ट्रिया को घेर लिया। ये दोनों तरफ से गिर गया और बुरी तरह से हार गया। कौन? ऑस्ट्रिया घेर लिया, और घेरने के बाद में यह घिर जाने के बाद में यह बुरी तरह से हार गया, तथा ऑस्ट्रिया का जर्मन का जो क्षेत्र जो बचा थोड़ा सा, ठीक है ना, जर्मन के क्षेत्र पर से प्रभाव समाप्त हो गया, और जर्मनी एकीकरण को पूरा करने में बचे हुए थोड़े से जो भाग बचे हुए थे, ठीक ना, वहां प्रसा ने अपना प्रभाव समाप्त हो गया और प्रसा पर आक्रमण किया और हार गया। यानी कि बचे हुए क्षेत्र पर भी उसने यानी कि आक्रमण करना चाहा, लेकिन वहां से भी क्या हुआ, वह हार गया। और 10 मई 1871 ईस्वी को, यानी कब, 10 मई 1871 ईस्वी को फ्रैंकफर्ट में संधि हुई। यह फ्रैंकफर्ट जो एक ऐसा स्थान था, वहां पे संधि मतलब कि दोनों में समझौता हुआ और संपूर्ण जर्मनी का जो क्षेत्र था वह एक साथ मिल गया। यानी कि जो जितने भी छोटे छोटे राज्य जो अलग अलग भागों में बंटे हुए थे, वे सारे भाग एक साथ मिल गए। अतः कहा जा सकता है कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की महत्वपूर्ण भूमिका रही। यानी कि इन्हीं सारे कारणों के कारण, या जितना भी कारण आपको हम बताए हैं, इन सभी कारणों को अगर अच्छे से समझ लेंगे, देख लेंगे, तो यह आपकी बोर्ड की परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो इस तरह से जर्मनी के एकीकरण में जो बिस्मार्क की भूमिका जो रही, यह काफी महत्वपूर्ण रही।